आदाब नाज़रीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। दो रुख में आज हम बात करेंगे अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को लेकर। खुसूसी तौर पर हमारी नज़र होगी उत्तर प्रदेश के नताइज पर, और हम जानना चाहेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश में अभी दो ज़िमनी लोकसभा इंतखाबात हुए हैं उसके जो नताइज हैं उसको लेकर हमारे दरमियान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी क्या सोच है। तो आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान ज़फ़रुल इस्लाम साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं समाजवादी पार्टी रहनुमा अब्दुल हफीज़ गांधी साहब, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। ज़फ़रुल इस्लाम साहब, 2014 के बाद 2018 में अगर हम ये दोनों सीटों को देखते हैं, ख़ास तौर से गोरखपुर और फूलपुर की सीट जो कि आपके वज़ीर आला जो हैं उत्तर प्रदेश के उन्होंने खाली की थी और दूसरे जो आपके नायब वज़ीर आला हैं उन्होंने खाली की थी, उन सीटों पर जो इस वक्त नतीजे आए हैं उनको देखकर आपका रुख क्या है? देखिए, ये हकीकत है कि ये दोनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई है। ज़ाहिर शिकस्त हुई है तो उसकी कुछ वजूहात भी होंगी और उन वजूहात को हमें समझने के लिए इसको इंट्रोस्पेक्शन हमें करना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर कहाँ कमी रह गई। कई चीज़ें मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, एक पूरा अपोजिशन हमारे साथ खड़ा हुआ जिनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी कि वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी थी और वो खुद से सरकार बनाने के कॉम्पिटेंट थी कि खुद से सरकार वो बना लें, और उन्होंने इस चीज़ को दिखाया भी है, डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि वो अकेले में सरकार बनाने के लिए सक्षम थी। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों जीत कर आई हैं अपने अपने तौर से और समाज वहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। लेकिन आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक जो वेव है और जनता पार्टी की जो एक जो पॉपुलैरिटी है, जो जनाधार है, वो बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में एक वाहिद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसका जनाधार बढ़ रहा है और बाकी पार्टियों का जनाधार घट रहा है। अगर आप पूरी ऑपोजिशन एक साथ होगी और उसके बावजूद आप एक छोटे से मार्जिन से जीतते हैं और वोटर टर्नआउट कम है, तो मैं इसको जीत हार ज़रूर मान रहा हूँ, लेकिन ये हार नहीं है। इसके बारे में वो अपोजिशन पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम सब इकट्ठा होके भी सिर्फ 20,000 वोट से हरा पाए। आगे आने वाले दिनों में ये 20,000 वोट किस वजह से कम आए, क्यों शिकस्त हुई, और हमें इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी कि पूरा अपोजिशन यूनाइटेड हो और हमें इंडिपेंडेंटली बढ़े। जाहिर है हमें लोगों का विश्वास है, लोगों की जो उम्मीद है उस पर हम खरे उतरते हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है मुकम्मल तौर से हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो कमियां रहीं उनको दूर करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि ये 20,000 शायद 2 लाख में कन्वर्ट हो और 2 लाख के मार्जिन से मिनिमम हम जीते हैं। लेकिन अगर आप पुराना बैक टेस्टिंग भी करें तो हमारी जीत जो भी हुई है एक बड़े मार्जिन से हुई है, लेकिन वो हर पार्टी अपने अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें सोचना यही है कि जहां पे 3 लाख से जीत हुई हो वहां पर आपकी जो जीत का मार्जिन भी कम हो जाए और उसके बाद आपको जो हार मिलती है कहीं 59,000 से कहीं 20,000 मैं उसमें से इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, वो हर पार्टी अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लड़ रही थी। इसमें कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए गई थी। आप देखिए, बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज हो गई कि कांग्रेस जमीन पे बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस आपके वोट काटने तो नहीं गई थी? नहीं, बिल्कुल जमीन पे आप देख लीजिए क्या हालत है उनकी, कंप्लीटली एक्सपोज, मतलब कि कांग्रेस पार्टी का वहां बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन 20,000 से भी कम वोट है। लेकिन जो वही पार्टी जो 2014 में 45,000 वोट और 50,000 वोट से ज्यादा आई थी, 48,000 वोट लेकर आई थी। लेकिन बाकी दोनों पार्टियां, उनके भी अगर आप 2014 के मुनासबत अगर कंपेयर करें कि जो परसेंटेज थे और आज अगर वो ट्रांसलेट हुए हैं कि नहीं आज, तो आपको लगेगा कि नहीं हुए हैं। कोई भी एनालिसिस कीजिए, भारतीय जनता पार्टी शायद रिजल्ट में लूजर है, बट एनालिसिस के हिसाब से मुझे मालूम है कि कहाँ पर कमी रही, और ये गलती जो रही है, कोर्स करेक्शन जो हमें करना है वो हम करेंगे, और यही अगर अपोजिशन भी साथ रही तो भी हम उसको शिकस्त देंगे। अब्दुल हफीज़ गांधी साहब, ज़फ़रुल इस्लाम साहब के मुताबिक यह है कि अगर बुआ का साथ नहीं मिलता तो फिर भतीजा जीतता नहीं। आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में बहुत अगर और मगर हो सकते हैं। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है,
और राजनीति में हमेशा फ्यूचर की राजनीति की जाती है। हर पार्टी को ये हक है कि वो किसके साथ मिलके चले और किसके साथ मिलके नहीं चले। और अगर ज़फ़रुल इस्लाम साहब और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आ सकती या उनको इस तरह से होना चाहिए था, उस तरह से होना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो एक राजनीति है उसको समझने में कहीं ना कहीं गलती कर रही है। आप ये देखिए कि इतना लाइटली भारतीय जनता पार्टी इस जीत को ले रही है। ये सीट किसकी है? 25 साल से माननीय योगी जी वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज चीफ मिनिस्टर हैं। फूलपुर जो कि 2014 में जीता, और कौन है वहाँ से? केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये उनका प्रेस्टीज का सवाल नहीं था, तो मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और शायद इसीलिए इन बाई इलेक्शंस की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, वरना बाई इलेक्शंस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि 25 साल से एक शख्स जो है वहाँ पर काम कर रहे थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और यही नहीं, आप ये देखिए, गोरख पीठ जो है, मंदिर है, वो एक टेम्पोरल और रिलीजियस उसका इंपॉर्टेंस है, और उसके बावजूद भी जनता आपको कहीं ना कहीं नकारती है। तो आप लो वोटर टर्नआउट कह सकते हैं, लेकिन लो वोटर टर्नआउट क्यों होता है? 25 साल से जहां पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहीं पर सबसे ज़्यादा वक्त दिया है तो गोरखपुर में दिया है। कभी वो 5 दिन के लिए वहां चले जाते हैं, कभी वो 10 दिन के लिए चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 2014 में जिस मोदी वेव की बात की जा रही है, वो मोदी वेव कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। देखिए, मीडिया में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप मेघालय का रिजल्ट देखें तो 60 में से 2 सीटें जीतने के बाद बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में जो है कामयाब हो जाती है। नागालैंड में भी इसी तरह से 60 में से कितनी सीटें आई, लेकिन मीडिया के जरिए से हमें पता लगता है कि बहुत बड़ी मोदी वेव खड़ी हुई है। गुजरात की मैं बात यहां पर करना चाहूंगा। गुजरात में बीजेपी 150 का टारगेट लेकर चली थी और उन्होंने कहा था हम 150 सीटें पाएंगे, लेकिन 100 से नीचे 99 पे आप आकर पटक गए। आप ये कह सकते हैं कि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कितनी मीटिंग्स की वहां पर? प्रधानमंत्री जी ने वहां पर एक लोकल लीडर की तरह मीटिंग करते हैं, और उसके बावजूद भी आपका वोटर परसेंटेज कम होता है। तो तरीका ये है, वो हर चुनाव को जो है बहुत क्यों आप उत्तर प्रदेश में अभी बाई इलेक्शंस में क्यों नहीं गए? आप बाई इलेक्शंस में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको यही ओवर कॉन्फिडेंस था ना। देखिए, जहां मान रहे हैं कि हो सकता है इनके वोटर ये मान रहे हैं कि हम जो जीत रहे हैं तो इसलिए नहीं वोट किया। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मशीन है, वो हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है। आप ये देखिए, निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें योगी जी ने कितनी मीटिंग्स की, जगह जगह जाके। मैं समझता हूं, जफर साहब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। आप ये देखिए कि आप भी बाई इलेक्शंस 20 जगह बाई इलेक्शंस हुए, और 20 की 20 जगह आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट मार्जिन है वो कम हुआ है, और ज्यादातर जगह हारे हैं। आप राजस्थान में 2 जगह अलवर और जो है आप अजमेर हारते हैं, उसकी जगह आप मध्य प्रदेश में उठाकर देख लीजिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में 25 के 25 सीटें राजस्थान के अंदर जीती थी, अब वो नहीं होगा, और यही मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं होगा। आप ये जाइए बंगाल के अंदर, आप इस तरह से कोई कमाल नहीं करने वाले हैं। तो जो मोदी वेव जिसकी बात जफर भाई कह रहे थे, वो कहीं नहीं दिखती है। आज बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ है। हम इस पर बात करेंगे। यहाँ एक वक्त मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं, और ज़फ़रुल इस्लाम साहब से जो अब्दुल हफीज़ गांधी साहब ने जो बातें कही उन पर जवाब लेंगे, उनका रुख जानेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं अभी हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को लेकर, और ख़ुसूसी तौर पर हमारी तवज्जो है उत्तर प्रदेश के नताइज पर। वक्फे पे जाने से पहले ज़फ़रुल इस्लाम साहब, अब्दुल हफीज़ गांधी साहब ने मुसलसल जो एक तरीके से रेलगाड़ी दौड़ाई है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अब जो है मोदी लहर जो 2014 की थी वो बरकरार नहीं रही है। मैं तो इनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, भाई अगर मोदी लहर नहीं है और आप मानते हैं मोदी लहर नहीं है, तो आपको अपनी आइडेंटिटी क्यों खोने की ज़रूरत है? आप क्यों नहीं लड़ते हैं कि इंडिपेंडेंटली? क्यों आप किसी के कंधे पे सवार होके नदी पार करना चाहते हैं? अगर आप में हिम्मत है और आपको लगता है कि कोई वेव नहीं है, तो आप खड़े हो जाइए, इलेक्शन लड़िए। आप जो 25 साल से आप लड़ते आ रहे हैं, जब से आपकी पार्टी का तारीख है, आपने बराबर इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ा है। आज आपको जो आप जिसके बारे में आपने इतना क्रिटिसिज्म किया है, जिसको आप बिल्कुल सबसे बड़ा दुश्मन माना, उस पार्टी के साथ उसके कंधे में बैठ के आप किसी न किसी तरह अपनी नाव पार कर रहे हैं। हकीकत यह है, और कोई भी स्टैटिस्टिक देख ली, मैं आंकड़ों के बेसिस पे कहता हूं कि 2014 के बाद सिर्फ एक पार्टी जिसका जनाधार बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी। आज अगर आप मैप भी उठा के देख लीजिए तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और या उसके कोalition पार्टनर के साथ सरकार है। नहीं, लोकसभा की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए आपके 2014 में 283 सीटें थीं, आज की तारीख में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीट कितनी है?
कम हुए हैं आप लगातार, आप जो है 6-7 जितने सीटें कम जितने नहीं, आप 273 के जितने आसपास है, by-elections जितने हुए, ये जितने हारे बाई हैं। इलेक्शंस में आप और हारे हैं उसमें। किस तरह की मोदी वेव है, आप भी देखिए कि दो अरे आप भी भाई, देखिए मेरी इस बात बाई खत्म कर इलेक्शंस दे, में मेरी आप बात- बोल सकते हैं, आप आप बोल इस सकते बाई हैं। इलेक्शंस मैं- में आप मैं- देखिए कि मैं सिर्फ योगी जी इतना ने बोल क्या रहा कहा। हूं, योगी जी ने कहा ये ड्रेस रिहर्सल है 2019 के लिए, और मोदी जी की जो इमेज है हर जगह ब्रांडिंग की जाती है, मोदी जी की इमेज को भी लाया गया कि उनकी परफॉर्मेंस पर भी ये बाई इलेक्शंस का रिजल्ट जो तो है मैं सुन reflection- लीजिए, अगर मैं reflection तो होगा। आपसे एक तो सिंपल अगर- सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये अगर आपको reflection लगता है तो हारने के भारतीय बाद जनता पार्टी का योगी जी क्यों कहते हैं कि भारतीय local issues जनता पर हुआ पार्टी था? का जनाधार आपने नहीं बढ़ रहा है, देखिए तो आप कि क्यों साथ आपने alliance की बात क्यों साथ ले रहे हैं? आपने भी मैं तो 2014 बराबर के अंदर आपको- छोटी से छोटी नहीं, पार्टी नहीं, के मैं साथ तो आपने alliance अलायंस मैं किया, तो बिल्कुल आप भी खिलाफ अलायंस नहीं के हूं। साथ लड़े थे, नहीं, हम आप भी तो अलायंस के साथ लड़े तो थे। आप पिछले कहिए, 3 डिकेड से आप अलायंस की जो- पॉलिटिक्स नहीं, हो रही है। नहीं, अगर आप- अलायंस में जाना कोई मैं समझता हूं कि alliance के गुनाह बाद नहीं है। आपके पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक है कि वो अलायंस में जाती है, और आप भी अलायंस कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना आपने कहना उत्तर चाहते प्रदेश के नहीं। अंदर अलायंस आप- किए, आप सिर्फ आपने रहना जो है चाहते साउथ हैं इंडिया के सत्ता अंदर पे, अलायंस किया, आपने कहीं ना महाराष्ट्र कहीं के अंदर सत्ता पे अलायंस रहने के लिए, किए, लेकिन तो आपको यही अलायंस से जनता, परहेज क्या है? जिन्होंने आपने आज मुझे पीडीपी के साथ 30 अलायंस किया, वोट से जो कि हार गई है, आइडियोलॉजिकली वो आपको बिल्कुल हराएगी, डिफरेंट पार्टी क्योंकि है। आज तक आपकी आपने तो अलायंस के लिए जाने जाते हैं, आप आपने पीडीपी के साथ अलायंस अब्दुल हफीज गांधी साहब, और पीडीपी में क्या समानता है? अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये बताइए, आप अलायंस के लिए आपने जाने जाते पोस्ट अलायंस हैं, किया है। आप सत्ता पे कब्जा करने के लिए जाने जाते हैं, आपका जो है जन सरोकार से कोई भी लेना देना नहीं, नहीं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई जो मजबूती थी उससे घबरा कर आप लोग एक होने को तैयार हो गए? देखिए, क्या घबराहट आप नहीं है। 2019 देखिए, घबराहट नहीं 2019 है। में आप लोग एक जहां हो पर गए? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, जहां पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा हो, जहां पर लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो, ऐसे लोकतंत्र में जो घमंड भारतीय जनता पार्टी को आज है, उस घमंड को तोड़ने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हमें कोई भी सेक्रीफाइस देना पड़े तो हम वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए हम ग्रांड अलायंस की बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को ग्रांड अलायंस बनाकर संविधान की रक्षा करेंगे, हम इस लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जफर इस्लाम साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ये सोच रही है कि जिस तरह के मुद्दे लेकर वो आगे बढ़े, जिस तरह से सख्त गिर हिंदू अनासिर ने मुद्दे उठाए, पहलू खान हो, अखलाक हो, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं अब अपना जो है वजूद खोती जा रही हैं? अब लोग जो है इन सब चीज़ों से तंग आ रहे हैं। इनसे छोड़ दिए कि बीएसपी एसपी एक हुए उसकी वजह से, लेकिन आप ये देखिए कि 2014 में आपको 56% के करीब वोट मिले थे गोरखपुर में, और फूलपुर में आपको 53% के आसपास वोट मिले थे, और समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के वोट मिला के जो है 36 या 35 इसके आसपास थे। लेकिन आज इन दोनों के वोट शेयर जो है वो 45% हो जाता है। माना कि इंतखाबात में वोटर्स कम आए, लेकिन वोटरों का भी जोशो वलवला कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है जो आपके सपोर्टर हैं, अगर वो आपके सपोर्टर थे जो वोट देने नहीं आए, या ज़िमनी इंतखाबात को लोगों ने संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन 2019 के लिए आप लोगों के पास क्या लाएअमल है इन सब को चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं हिंदी बेल्ट से मिली हैं। अगर वहाँ कहीं ना कहीं मामला कमज़ोर पड़ रहे हैं तो बीजेपी को क्या अपने आप को एक नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ाना होगा? देखिए, सोच जो सबका साथ सबका विकास कहीं कमज़ोर हुआ है। नई सोच और पुरानी सोच नहीं, हमारी सोच एक ही है और हमारी फिलॉसफी एक ही है। हम बिल्कुल जो देश के लोग हैं, देशवासियों के लिए और देश के हित में काम करते हैं। तो हमें हमारा जो भी प्रिंसिपल है और जो भी पॉलिसी है, जो भी हमारा फ्रेमवर्क है, उसमें सिर्फ एक ही नज़रिया रहता है कि एक आम आदमी, एक कॉमन सिटीजन, एक सिंपल मैन ऑन द स्ट्रीट, एक गरीब आदमी, उसका उत्थान होना चाहिए। तो देश के लोगों के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उसी के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। ये बात ज़रूर है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, जिन्होंने समाज में फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक नहीं था और हमने उनसे सख्ती से निपटे भी। अब प्रधानमंत्री ने कई बार इसका जिक्र भी किया, बहुत सख्ती से जिक्र किया, और उनसे हम सख्ती से निपटे भी। लेकिन ऐसी चीज़ों को ना तो समाज सही समझता, ना हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इसको बार बार इस तरह की चीज़ों को नकारा है। और चाहे वो पहलू खां हो, चाहे वो, लेकिन दो चीज़ें और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसी जगह जहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, कहीं ना कहीं उनके सरगनाओं को अगर आप प्रोत्साहन देते हैं, स्टेट पैटर्नेज देते हैं, वो भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और समाजवादी पार्टी ने पिछले उत्तर प्रदेश की सरकार जब रहे वो, तो उन्होंने एक ही चीज़ किया कि गुंडा एलिमेंट जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको बहुत बढ़ावा दिया, उनको अपने कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया, स्टेट पैटर्नेज दिया। वो प्रदेश की जनता के लिए खराब था, देश के लिए खराब था। लेकिन हम जनता के पास जाएंगे, हमको मालूम है
कि ये अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, इनकी अपनी जो शिनाख्त है खत्म हो चुकी है। ये अब सिर्फ सत्ता के लिए दो लोग जुड़ के आ रहे हैं, लेकिन वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, इसलिए कि दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो कि पहले सरकार बना चुकी हैं, अपने आप में सक्षम थी सरकार बनाने के लिए। आज तो दोनों ये कहीं ना कहीं डर है आपको कि इन दोनों का एका जो है आपको आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा? नहीं, लेकिन इनके नहीं, आज प्रदेश की जनता को आज समझ में आ गया कि ये ऐसी ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने वाली ताकत एक साथ जुट के समाज को ताकत तोड़ने चाहती हैं। हमारा परसेंटेज वोट बढ़ेगा और अगली बार जब इलेक्शन होगा 2019 में यही फूलपुर, यही गोरखपुर और पूरा उत्तर प्रदेश में जो हमारा परफॉर्मेंस था उसको फिर से रिपीट किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इनका एक ही प्रिंसिपल है, ये इनके इन प्रकरण किसी तरह से सरकार बनाई है। और ये हमने मणिपुर में देखा, गोवा में देखा, अभी मेघालय नागालैंड में देखा, त्रिपुरा में भी देखा। भाई मुझे बोलने दीजिए, मैंने बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया। मुझे अगर वहां की जनता चाहती, वहां के इलेक्टेड मेंबर्स चाहते, तभी तो सरकार बनाया है। जफर भाई, मैंने आपको नहीं रोका, मैंने आपको नहीं रोका। ये आपकी हताशा दिखाता है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी में जगह नहीं देना चाहते हैं। मसला तो यही है, संविधान मेरा संवैधानिक अधिकार है बोलने का। मैंने आपको सुना, आप भी मुझे सुनिए। आप नहीं सुनना चाहते हैं because you are intolerant, your party is intolerant. You have no democratic values, and that is why you are not giving me chance to speak. I listen to you very peacefully, Zafar bhai. You should listen to me. This is my democratic right. At least please allow me to exercise my democratic right. मैं कह रहा था इन के इन प्रकरण बनाते हैं। आप कश्मीर में देखिए पीडीपी के साथ अलायंस किया, कोई आइडियोलॉजिकल इनका जो है सेमनेस नहीं है, कहीं पर नहीं है। इन्होंने त्रिपुरा के अंदर एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जिनके साथ इनके कोई आइडियोलॉजिकल मतलब डिफरेंसेस हैं बहुत सारे के सारे। आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो वेव बार बार कहा जाता है वो बिल्कुल घट रही है। आज एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है आज आप गोरखपुर और मैं फूलपुर की बात करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अगर 2014 में अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट देखेंगे तो फूलपुर के अंदर कंबाइंड स्ट्रेंथ से ज्यादा मतलब 1,44,000 वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी हमसे आगे थी कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ। उसके बाद बैसाखी तो आप भी ले रहे हैं, आप ही देख रहे हैं कितनों का अलायंस है। अब ये बैसाखी आपसे टूट रही है, टीडीपी आपसे बाहर जा रहा है, रोकिए उसको। टीडीपी आपको आईना दिखा रही है कि किस तरह से आपने धोखे में रखा, किस तरह से जो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, आपको देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी टीडीपी आपसे जा रही है और देखते रहिए कि आने वाले वक्त में आपके साथ कितने लोग छोड़ने वाले हैं। एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है आपके खिलाफ। ये डर नहीं है बल्कि संविधान की सुरक्षा ठीक है। यहां पर हम लेंगे एक मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। आखिर में बात करना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये साथ जो है वो देरपा होगा कि नहीं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। वक्फे पे जाने से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान उत्तर प्रदेश इंतखाबात को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त कशमकश सी यहाँ पर चलती महसूस हो रही थी। ये नतीजे जो हैं वो कुछ ना कुछ सोचने पर तो मजबूर करते हैं। अब्दुल हफीज़ गांधी साहब, समाजवादी पार्टी को बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट मिल गए, लेकिन देखा यह गया है कि समाजवादी पार्टी के वोट जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं जाते। अगर मुस्तकबिल में आप लोगों का साथ होता है तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो बीएसपी को सपोर्ट करेंगे उसी अंदाज से? देखिए तहसीन साहब, गोरखपुर और फूलपुर ने दिखा दिया है कि हमारे और बीएसपी के वोट ट्रांसफरेबल हैं और इसलिए हमारी जीत हुई है। हम पूरा का पूरा जो श्रेय है वो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को देना चाहेंगे कि जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और उसका रिजल्ट ये है। और इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद और थैंक्स देने के लिए बहन जी के घर भी गए थे। हम ये मानते हैं कि अगर ये अलायंस बनता है तो ये बहुत पुख्ता अलायंस होगा, बहुत क्रेडिबल अलायंस होगा। लेकिन इस अलायंस के बारे में जो भी फैसला लेना है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे। लेकिन इतने इम्कानात हैं कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक कांग्रेस को भी आप लोग मिलकर चैलेंज करेंगे कि कांग्रेस को इन इंतखाबात से पता चल गया कि उसका वहां पर उत्तर प्रदेश में इस किस्म का कोई वजूद नहीं होगा अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो जाए। देखिए तहसीन साहब, हम एक ग्रेटर अलायंस और एक ग्रैंड अलायंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। कौन लीडर होगा? कौन देखिए लीडर कौन होगा, कौन कौन उसके कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये वक्त बताएगा। आप लोग राहुल गांधी के पीछे चलने को तैयार हैं देश में? कौन किसके पीछे चलेगा, कौन आगे चलेगा, मैं समझता हूं इसके लिए मुनासिब वक्त है। ये हमारी लीडरशिप और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप इसका फैसला करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीर है ग्राइंड अलायंस को लेकर, और हमने पहले भी मीटिंग्स की हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन क्या सूरत हाल होगा 2019 के ग्रेट अलायंस का, ये आपको वक्त बताएगा। जफर इस्लाम साहब, अगर ये एक हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए ये अनेक हैं,
एक हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि सब पॉलिटिकल पार्टी, उनके लीडर, आपने सही सवाल किया था कि लीडर कौन होगा, इसलिए कि सबकी लालसा जो है, सबकी जो लस्ट है कि कहीं ना कहीं हम पावर में रहें। तो अब राहुल गांधी जी भी अब कहने लगे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो XYZ। राहुल गांधी के बाद आपके यहाँ पर मुलायम सिंह फैमिली में आप देखिए कि मुलायम सिंह भी अपने ताकत बार बार बताना चाहते हैं, साथ साथ चाचा भतीजा ये सब लोग उसको बार बार दिखाना चाहते हैं कि पावरफुल कौन है, सबको लस्ट है। तो फैमिली में इतने उलझे रहते हैं कि प्रदेश की जनता का क्या ख्याल करेंगे। बहन मायावती, वो खुद उनको पावर के कितनी ललसा है वो सब जानते हैं। ऐसे में क्या अलायंस, ग्रैंड अलायंस, ये जो वर्ड जो कह रहे हैं, क्या ये ग्रैंड रहेगा या वो अलायंस जो पहले बना था, इन्होंने बड़े शोर शराबे के साथ ग्रैंड अलायंस बनाया था, वो उतना ही जितना फास्ट बना था उतना ही जल्दी उसमें ऊपर गया और नीचे आ गया, इसलिए कि उसकी एक ही वजह है। और उसकी वजह यह है कि मैंने जैसा पहले कहा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली वहाँ सरकार बना चुकी हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। आज उनकी अगर वो जो साख वहाँ से ख़त्म हो रही है और वहाँ से वो उनके जो फॉलोइंग थी ख़त्म हो रही है, तो ये लोग किसी न किसी तरह अपने आप के वजूद को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और ये सर्वाइवल जब होगा और अगर ऐसी जीत के बाद देखिए आपस में लड़ाई होगी और ये कभी भी एक दूसरे को लीडर नहीं मान सकते। अगर आपने इन्होंने बहन मायावती जी ने मान लिया कि अखिलेश जी जो है उनके लीडर हैं, तो वो तो खत्म हो गए, बराबर के लिए खत्म हो गए, उनको कौन लीडर मानेगा। उसी तरह अगर अखिलेश यादव उभरते हुए अगर लीडर कहलाते हैं और उनको बहन मायावती को माना तो खत्म हो गए। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी खूबसूरती को भूल रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में डाइवर्जेंट ओपिनियन हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलायंस नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी में भी डाइवर्जेंट ओपिनियन देखने को मिले। जब माननीय मोदी जी 2014 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो अडवाणी जी ने लेटर लिखा और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर नहीं चल रही है, जनसंघ के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। यानी कि पूरा का पूरा चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी के विदिन से, और बहुत सारे लीडर्स ने आवाज उठाई। यशवंत सिन्हा जी ने आवाज उठाई, अभी कहा कि किस तरह से पूरा का पूरा जो इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा। डाइवर्जेंट ओपिनियंस हर पॉलिटिकल पार्टी में हैं, हर अलायंस में होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नहीं हो सकते। गोरखपुर और फूलपुर ने दिखा दिया है कि हम किस तरह से एक हो सकते हैं। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कहां है लोकपाल? आपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को 8 महीने तक अपॉइंट नहीं किया। बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से आप लड़ना नहीं चाहते बल्कि यू आर कॉम्प्लिसिट इन करप्शन। और हम आपको दिखाएंगे 2019 में कि किस तरह से जो संविधान की धज्जियां आपने उड़ाई हैं, जो लोकतंत्र की धज्जियां आपने उड़ाई हैं और जो लोकतंत्र में आपको घमंड हो गया है, उस घमंड को चूर करने के लिए ग्रांड अलायंस आएगा और उस ग्रांड अलायंस बहुत मजबूती के साथ आपसे आएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इनका अपना सर्वाइवल का मुद्दा, उसके अलावा कोई सर्वाइवल की बात नहीं। आज आइए आपको चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी को आपने बर्बाद किया है। आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है ये बताइए, एक्सपोर्ट का क्या हाल है। आज आप देखिए कि आपने जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या किया, डिमोनेटाइजेशन में जीएसटी क्या कर रहा है, आपने व्यापारियों को बर्बाद करके रख दिया और व्यापारी आपको जवाब देगा 2019 के अंदर। नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन व्यापारी तो अच्छा कर रहा है। हाफिज गांधी साहब, आपके अखिलेश यादव साहब और राहुल गांधी जी जो हैं उनके कभी रोड शो हुआ करते थे। अब बहन जी के करीब आ जाने के बाद अगर वो साथ आ जाते हैं तो वो पुरानी यादें जो हैं वो भुला दी जाएंगी। देखिए, मैं अभी पॉसिबिलिटीज पे नहीं बोल सकता। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि हमारी पार्टी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि 2019 में किस तरह से एक लार्जर अलायंस आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह फैसला लेना है कौन उसके कांस्टेंट होंगे, क्या हमारे इश्यूज होंगे, इस पर फैसला होना है। लेकिन आज इस अलायंस से, आज इस सपोर्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हताशा है और ये हताशा पूरे जफर भाई के स्टेटमेंट में भी देखने को मिल रही है और ये हताशा योगी जी के स्टेटमेंट में भी देखने को मिल रही है। योगी जी ने इस देश दलित क्या है, इस देश का दलित और पिछड़ा आपके लिए साफ शचूदर है। आप इन दलित और पिछड़े को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं उसका जवाब ये वर्ग आपको 2019 में जरूर देगा। आपकी आखिरी बात क्या थी? मैं खत्म। देखिए, इनकी हालत 2017 में थी कि आईसीयू में थे, किसी तरह से व्हील चेयर पे बाहर आए हैं बहन मायावती के सपोर्ट से। लेकिन देखिए, व्हील चेयर तो व्हील चेयर है, वो हटा देंगे कभी तो व्हील चेयर से आदमी नीचे गिरेगा, फिर आईसीयू में आ गए। तो वही इनकी जो है सांस जो अटकी हुई है कि बहन मायावती इसलिए इस तरह की बात करे। यही प्रवक्ता जो है
समाजवादी पार्टी के, उनके अगर पहले उठा के आप देख लीजिए तो किस तरह की बातें करते थे बहन मायावती के बारे में, वो सबके सामने वीडियो है, दिखा दीजिए। तो ये है सिर्फ इनकी लालच, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने किसी तरह के अपने वजूद बचाने के लिए। लेकिन प्रदेश की जनता जब एहसास हो जाएगा कि ऐसी पार्टियां जो अपने घरों में सिर्फ अपने फैमिली के लिए काम करती थी और प्रदेश की जनता के लिए नहीं, तो इनको इनका जवाब प्रदेश की जनता देगी। और हमें पूरा इस बात का मतलब उम्मीद है और विश्वास है कि इस बार जब 2019 में इलेक्शन होगा तो शायद इनको ऐसा कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि व्हील चेयर से ये स्ट्रेचर पे आएंगे और आईसीयू में वापस आएंगे। चलिए नाजरीन, आपने देखे ये दोनों रुख। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलने के बाद, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख और समाजवादी पार्टी का अपना रुख आपने देखा। और अब हमको देखना है कि आपका रुख क्या होगा। यकीन मानिए कि अगर इन ज़िमनी इंतखाबात की जीत से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचने का मौका है कि 2014 से 2018 तक पहुंचने में ऐसा क्या हो गया कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की सीट इनको खोनी पड़ रही है। और आप भी गौर कीजिए कि हमारी सियासत का रुख क्या होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये ध्यान रखना है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।